हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह और आपको पढ़ा रहा हूं 10th क्लास की सोशल साइंस की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ा रहा हूं आपको मैं। और इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है कि भाई जो मैंने सबसे पहले आपको द प्री मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ा दिया है, उसके बाद जो है इसमें मैंने आपको सिल्क रूट लिंक भेज दिया पहले वीडियो में, फूड ट्रेवल भी भेज चुका हूँ, कंक्वेस्ट डिसीजन ट्रेवल भेज चुका हूँ। ये आप वीडियो पढ़ लेना इससे पहले। और आज आपको मैं भेज रहा हूँ, और इसमें जो है पॉइंट नंबर 2 में जो 19th सेंचुरी 1815 to 1914 तक मैं भेज दिया हूँ। उसमें जो है 2.1 में वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप भेज दिया हूँ मैं आपको। और आज भेज रहा हूँ मैं आपको, आज इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको 2.2 रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि भाई जो ये वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन हो रही थी वर्ल्ड में, सारे विश्वकर्त जो है भूमंडलीकृत बन रहा था, उसमें लोग जो है एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे। पैसे कैपिटल का भी मूवमेंट हो रहा था, कैटल का भी मूवमेंट हो रहा था, लेबर का भी मूवमेंट हो रहा था, पॉलिटिकल भी मूवमेंट हो रहा था। तो ये सब मूवमेंट में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, टेक्नोलॉजी की इसमें क्या रोल रहा है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर। तो ये देखो, ध्यान दो। अभी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ा रहा हूँ, दोनों बच्चे आराम समझ लेना। मैं इसको इंग्लिश में पढ़ने के बाद में हिंदी में भी आपको पढ़ के समझा रहा हूँ, ताकि हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ पढ़ते चलें, ठीक है नहीं। तो ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी तो बोलता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस। इस सब में टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका रही है। ये जो लोग यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक, और कैपिटल और लेबर सब इधर से उधर जा रहे हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या भूमिका रही है हम आपको बता रहे हैं। द रेलवे, स्टीम शिप, द टेलीग्राफ, द रेलवे, स्टीम शिप, द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल वर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन द ट्रांसफॉर्म्ड 19th सेंचुरी वर्ल्ड। क्या है जो रेलवे के अंदर, रेलवे के द्वारा या रेलवे का इन्वेंशन होने के बाद, स्टीम शिप जो है भाप की जहाज होने वाली, उनके कारण, टेलीग्राफ होने के कारण, और एग्जाम्पल जो इतने एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, जो इनका इन्वेंशन होने के बाद, हम इन्वेंशन होने के बिना हम जो है इसकी ट्रांसफॉर्म जो 19th सेंचुरी का जो वर्ल्ड था उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जो आदान प्रदान जो 19th सेंचुरी में जो लोगों का, कैटल का और टेक्नोलॉजी जो आदान प्रदान हुआ है, उसके बिना हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। किसके बिना? टेक्नोलॉजी के बिना। टेक्नोलॉजी में रेल, स्टीम शिप, टेलीग्राफ, इनके बिना हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है नहीं। तो उसके बाद, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांस वर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। लेकिन जो है टेक्नोलॉजी का जो बदलाव हुआ, टेक्नोलॉजी के अंदर जो उन्नति हुई, उसके कारण जो है ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बहुत बड़े सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक जो फैक्टर में बहुत देखने को मिला है इनका। फॉर एग्जांपल, कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, फास्टर रेलवे, lighter wagon and larger ship helped move food more cheaply and quickly far away farms to final market। अब कहने का तात्पर्य ये है कि भाई ये जो कॉलोनाइजिम थी, कॉलोनाइजिम मतलब कॉलोनाइजेशन जहाँ पर जो है एक देश ने दूसरे देश के ऊपर जाकर के अपना कब्जा स्थापित किया था, तो उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट होने के कारण, ये इन्वेस्टमेंट किसके कारण हुआ, इम्प्रूवमेंट किसके कारण हुआ, ये बहुत तेज़ रेलवे के कारण, लाइटर वैगन के कारण, मतलब जो वैगन्स थी उनके हल्का किया गया। जो पहले भारी भारी वैगन्स होते थे उनको हल्का किया गया, उसमें ज़्यादा वजन डाला गया। फास्ट रेलवे हुई और लार्जर शिप, बड़ी बड़ी शिप बनाई गई, और ये सब मूव किया इन्होंने किसमें, भोजन को
इधर से उधर ले जाने के लिए, खेत से अनाज भोजन खेत से ले जाने में और मार्केट तक पहुंचाने में इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये इसका मतलब है। अब हिंदी वाले समझ लो भाई, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ कि इस घटनाक्रम में तकनीक की भी जो एक भूमिका रही है, ठीक है नहीं, जिसके कारण रेलवे, भाप के जहाज, टेलीग्राफ, ये जो है सारे के सारे सब तकनीक बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ठीक है नहीं। ये हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। तकनीकी प्रगति अक्सर चारों तरफ जो विकास किया उसमें किस चीज़ का विकास किया, जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक इसके परिणाम रहे हैं, ठीक है नहीं। इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जो उपनिवेशीकरण के कारण, कॉलोनिज्म के कारण जो यातायात और परिवर्तन साधनों में भारी सुधार किए गए, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, फास्टर जो ट्रांसपोर्ट रेलगाड़ियां बनी, तेज चलने वाली बोगियों का भी भार कम किया गया और शिप जहाज़ों का भी आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को करने के लिए, दूर दूर ले जाने के लिए कम लागत पर ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सका। तो इसका मतलब ये है, ठीक है नहीं। अब जो है अगला पैराग्राफ है। अब ये चित्र जो है मैं आपको इसको पढ़ा के समझाऊंगा कि तभी आपको समझ में आएगा किस चीज़ का चित्र है ये। अब मैं आपको पहले पढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। अब जो है इसमें द ट्रेड इन मीट ऑफर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, ये जो मीट का व्यापार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। टिल दी 18th century एनिमल वर स्लीप्ड लाइव फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप एंड देन स्लॉटर्ड व्हेन दे अराइव्ड देयर। जो 1870 के दशक में जो पशु जो है खाने के लिए जो ले जाए जाता थे, वो जो अमेरिका से यूरोप में जिंदे ले जाए जाते थे और वहाँ पर जाकर उनको काटा जाता था यूरोप में जाकर के पहुँचने के बाद में। लेकिन उनमें कारण क्या होता था, बट लाइव एनिमल्स टूक अप ए लॉट ऑफ शिप स्पेस। लेकिन जो जिंदे जानवर थे वो जो है जहाज में बहुत ज़्यादा स्थान घेरते थे। मनी आल्सो डाइड इन वोएज, बहुत से तो समुद्री यात्रा में मर जाते थे। फेल इल, बीमार पड़ जाते थे कुछ, और कुछ का लॉस्ट वेट हो जाते थे, और बिकेम अनफिट टू ईट, और बहुत से तो खाने के लिए अनफिट हो जाते थे। मोर मीट वाज हैंड्स एंड एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ यूरोपियन पुअर। अब जो है मीट था वो जो है यूरोपियन गरीब आदमी थे, उनके कारण बहुत महंगा होता था और वो उनकी पहुंच से बाहर था, वो नहीं खा पाते थे उसको। हाई प्राइस इन टर्न केप्ट डिमांड एंड प्रोडक्शन डाउन अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और जब तक जो नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ तब तक क्या रहा, हाई प्राइस के कारण मीट की डिमांड भी कम रही, क्योंकि उसके लिए जो अमीर लोग ही खा पाते थे, ठीक है नहीं। और इसलिए जब डिमांड कम रही तो उसका प्रोडक्शन भी कम हुआ, ठीक है ना। नेमली रेफ्रिजरेटर्स स्लीप विच अनेबल द ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिशेबल फूड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। और उसके बाद जो है ये जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी में क्या हुआ कि समुद्रों के अंदर रेफ्रिजरेट जो समुद्र के टेक्नोलॉजी आ गई उसमें रेफ्रिजरेशन होने लग गया, और इसके कारण जो मीट को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाना बहुत ही आसान हो गया, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब ये है, अब मैं हिंदी वालों के लिए समझा देता हूँ, इसको अच्छी तरह से समझ लेना, ताकि दोनों के लिए साथ साथ चलता रहेगा प्रोग्राम और दोनों बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है आज जान दो अभी, मांस उत्पादों के व्यापार से इस प्रक्रिया का जो है अच्छा अंदाज़ा मिलता है, उदाहरण मिलता है। 1857 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही, लाइव जानवर, वो जिंदा जानवर ही वहाँ पर जाते थे, ठीक है नहीं, भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप से ले जाकर काटा जाता था। वहाँ पर जो है स्लॉटेड इन यूरोप से ले जाकर वहाँ पर पहुँचने पर काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे तो लंबे सफ़र में क्या करते थे, मर जाते थे, डाइड हो जाते थे, और बहुत सारे बीमार पड़ जाते थे, बहुत सारों का वेट कम हो जाता था, बहुत सारे जो है खाने के लिए अनफिट हो जाते थे। इस प्रकार से जो खाने के लिए नहीं रहते थे। इसी वजह से मांस खाना जो है एक महंगा सौदा था वहाँ पर,
और यूरोप के गरीबों की पहुंच से बाहर था। और क्या होता था, दूसरी तरफ हाई प्राइसेस के कारण डिमांड कम होती थी। डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन भी कम होता था। और ये कब तक रहा, जब तक कि नई टेक्नोलॉजी नहीं आ गई। जब नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें रेफ्रिजरेशन हो गया, नई तकनीक स्थापित की, जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को लंबी यात्राओं में ले जाना आसान हो गया, तो तब तक जो है ये ऐसे होता था। ठीक है नहीं। अब उसके बाद में नई टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा हुआ देखो। अभी नव जो है Now animal were slaughtered for food at the starting point। अब जो जहाँ से शुरू में पशुओं को क्या काट दिया जाता था इन अमेरिका में ही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर, एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप, और उसके बाद उनको यूरोप भेजा जाता था एज फ्रोजन मीट। जो काटा हुआ मीट था वो उसमें यूरोप में भेजा जाता था। दिस रिड्यूस शिपिंग कॉस्ट एंड लवर्ड मीट प्राइस इन यूरोप। और इस कारण जो है शीप के कारण जो है मीट की जो है प्राइस भी, सो उनका कॉस्ट भी, जो शिपिंग का कॉस्ट था, जहाज़ों का कॉस्ट था, वो भी कम हो गया, क्योंकि जगह कम घेरने लगे। मीट कटा हुआ मीट थोड़ी जगह घेरेगा, और जो पशु थे वो ज़्यादा जगह घेरते थे, तो उसकी शिप की कॉस्ट भी कम हो गई। शिप की कॉस्ट कम होने के कारण मीट की प्राइस भी कम हो गई। तो द पुअर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम मीट ए मोर वेरिड डाइट। अब यूरोप के गरीबों को अब जो है अच्छी प्रकार से भिन्न प्रकार की बढ़िया डाइट मिलने लग गई। टू द अर्लर मोनोटोनी ऑन ब्रेड एंड पोटैटोज। पहले जो है ब्रेड और पोटैटो के ऊपर डिपेंड रहते थे। अब जो है दो नव ऑल कुड नव एड मीट बटर एंड एग। अब जो है टू देयर डाइट, अब उनकी डाइट में मीट, बटर और एग शामिल हो गया, अंडे शामिल हो गए। ठीक है नहीं। और इसके कारण क्या हुआ, बेटर लिविंग कंडीशन, प्रमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्ट फॉर इम्पीरियलिज्म अब्रोड। अब क्या हुआ, इसके कारण जो है देश के अंदर जो क्या हुआ कि जब अच्छा भोजन मिलने के कारण लोगों में शांति आ गई। शांति होने के कारण जो है अब वो सभी लोग सपोर्ट करने लगे, किस लिए, इम्पीरियलिज्म के कारण, कि विदेशों के ऊपर जा करके आक्रमण करते हैं और वहाँ पर अपने साम्राज्य को फैलाते हैं। ठीक है नहीं। तो हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि भाई जो है इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाने लगा, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। अभी पूरा पैराग्राफ हिंदी बता रहा हूँ आपको। इसमें न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, और अब बहुत सारे लोगों को भोजन मांसाहार मिलने लग गया, जिसमें अंडे और मक्खन भी शामिल था। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी, और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। ठीक है नहीं। तो ये था उसका। अब आगे आता है हमारे पास में लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म। अब जो है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद किस प्रकार से बढ़ा, ये हम पढ़ेंगे इसमें। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म, 19वीं सदी के आखिर में जो उपनिवेशवाद था, कॉलोनिज्म आप समझते हो अच्छी तरह से, 9th में समझाया था मैंने, और सभी बच्चे समझ रहे होंगे। कॉलोनिज्म का अर्थ है कि भाई किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर लेना और वहाँ पर अपना शासन करना। जैसे हमारे ऊपर क्या है, अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो हमारा देश जो है अंग्रेजों की कॉलोनिज्म बना हुआ था। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था हमारे देश पर, तो इस प्रकार से इसको कॉलोनिज्म बोलते हैं। तो इसकी भावना किस प्रकार से हुई और ये लेट 19th सेंचुरी में किस प्रकार से फैला, ये इसके बारे में पढ़ेंगे हमें। ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड मार्केट एक्सपेंड इन द लेट 19th सेंचुरी। अब क्या था, व्यापार बढ़ने लगा और मार्केट भी एक्सपेंड करने लगे, मार्केट भी बढ़ने लगे 19th सेंचुरी में। मार्केट मतलब एक देश से दूसरे देश में सामान जाने लगा, तो वहाँ पर मार्केट भी बढ़ने लगे। बट दिस वाज नॉट ओनली ए पीरियड ऑफ एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज्ड प्रोस्पेरिटी। लेकिन ये केवल जो है, ये केवल व्यापार बढ़ने
और खुशहाली बढ़ने तक ही सीमित नहीं था। ये केवल खुशहाली बढ़ने के लिए मतलब और व्यापार बढ़ने तक ही सीमित नहीं था। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज ए डार्कर साइड टू द प्रोसेस। और इस प्रक्रिया का एक बड़ा भारी नुकसानदायक प्रोसेस भी था। इस प्रक्रिया का एक वो भी पक्ष था, डार्कर साइड भी था, मतलब हानिकारक पक्ष भी था इसका। वो क्या था? इन मनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मींट ए लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लिवलीहुड। अब क्या है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने पर, ट्रेड का व्यापार करने पर और रिलेशनशिप क्लोज होने पर क्या है, लोगों की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और आजीविका, इस पर भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा लोगों को, क्योंकि दूसरे देश के लोगों ने दूसरे देश पर जा कर के वहाँ की आजीविका छीन ली और वहाँ की स्वतंत्रता भी छीन ली। ठीक है नहीं? जो वहाँ पर जो संसाधन थे, आजीविका थे, जो खेती थी, जो पशुपालन था, उनको अपने कब्जे में कर लिया दूसरे देश के लोगों ने जा कर के, और इस प्रकार से वहाँ की फ्रीडम, राजनीतिक स्वतंत्रता थी, वो भी लोगों की छीन ली। लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कंक्वेस्ट प्रोड्यूस्ड मैनी पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंज थ्रू विच द colonized societies were brought into the world economy। अब जो क्या था, यूरोपियन जो विजेता थे, कंक्वेस्ट थे, उन्होंने बहुत ही पेनफुल, दर्ददायक आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक चेंजेस किए। उन्होंने दर्ददायक जो है, कष्टदायक चेंजिंग किए, बदलाव किए यूरोपियन कंकर ने, यूरोपियन विजेताओं ने। और उन्होंने जो है कई सोसाइटी को अपने अंडर में ला करके कॉलोनिज्म बना दिया गया। ठीक है नहीं? कई सोसाइटी को अपने अंडर में ला कर क्या कर दिया गया, उन्होंने कॉलोनिज्म बना दिया गया। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको हिंदी वालों को भी समझा रहा हूँ आपको कि 19वीं शताब्दी में के आखिरकार में दशकों में व्यापार बढ़ा, व्यापार से तेज़ी से फैलने लगा। मैं आपको समझा दिया। तो ये केवल जब व्यापार और संपदा का ही दौर नहीं था, इसमें इस प्रक्रिया के पक्ष को एक पक्ष मतलब जो दुखदायक पक्ष था उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है नहीं? व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का परिणाम ये हुआ कि दुनिया के सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लगे। 19वीं सदी के आखिर दशकों में यूरोप की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और परिस्थितीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। इसका मतलब ये है, आपको इंग्लिश में समझा दिया है, हिंदी वालों को हिंदी में समझा दिया है। ठीक है नहीं? अब जो है आगे है, अब देखो ये बता रहा है, समझो आप इसको। लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका। ये मैप ऑफ अफ्रीका है उस समय। तो इसके अंदर देखोगे आप फिगर 10, ये फिगर 10 है मैप ऑफ अफ्रीका का। यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर रन स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग ए रूलर। आप इसमें देखोगे कि बहुत सी कंट्रियों का वो जो बॉर्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा है, जैसे कि स्केल से लाइन खींची गई हो। देखो यहाँ पर जो है लाइन सीधी है, यहाँ से फिर ये सीधी हो गई, फिर ये सीधी हो गई, फिर इस प्रकार से लाइन जो है सीधी सीधी लाइन खींची गई है। सब जगह देख सकते हो आप, ये यहाँ पर देख सकते हो, सब जगह इधर भी देख सकते हो, सीधी सीधी लाइन खींची हुई है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, ये जो है सब सारा का सारा स्केल लगा के लाइन खींची हुई है मैप के ऊपर। ठीक है नहीं? ये सारे देशों में ऐसे ही है। ठीक है नहीं? तो ये कैसे हुआ, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये देखो सारे देशों में इसमें सीधी सीधी लाइन ये सब खींची गई है। ठीक है नहीं? ये स्ट्रेट लाइन खींची गई है। यहाँ पर देखो ये स्केल लगा करके स्ट्रेट लाइन खींची गई है, आप अपने बुक में देख सकते हो। ठीक है? अब इसमें क्या था, ये तो लुक एट द मैप ऑफ अफ्रीका फिगर 10। यू विल सी सम कंट्रीज बॉर्डर रन स्ट्रेट एज इफ दे वर ड्रॉन यूजिंग ए रूलर। वो इस प्रकार से जैसे कि वो रूलर से लेकर के स्केल से खींची गई हूँ। वेल इन फैक्ट दिस वाज ऑलमोस्ट हाउ रिवाइवल इंपीरियल पावर्स इन अफ्रीका ड्रीव अप द बॉर्डर्स डेमोक्रेटिक देयर रिस्पेक्टिव टेरिटोरीज।
अब क्या है, वास्तव में इसी प्रकार से घटना घटी थी, इसी प्रकार से हुआ था क्या, वेल इन फैक्ट दिस वाज द ऑलमोस्ट रिवल यूरोपियन, जो यूरोपियन थे, पावर थी, उन्होंने जब अफ्रीका के अंदर जो है बैठ करके अफ्रीका में जो है बॉर्डर के ऊपर लाइनें खींची डेमोक्रेटिक स्केल से, और उन्होंने उसको टेरिटोरीज को बांट लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैप के ऊपर उन्होंने लाइन खींच दी, ग्राउंड में नहीं देखा किसका कब्जा क्या है, मैप में बांट लिया उन्होंने, लाइन खींच करके यहाँ से यहाँ तक सीधा ये आपका इलाका होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका होगा, यहाँ से तक, तो उन्होंने आपस में बांट लिया उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से था ये। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर मेट इन बर्लिन, बर्लिन में मिली थी सारी यूरोपियन पावर टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ द अफ्रीका बिटवीन देम, और उस समय उनको अफ्रीका को बांटने के लिए वहाँ पर बर्लिन में उन्होंने बैठ करके मैप के ऊपर ये नक्शा खींचा था। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन, ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशन टू देयर ओवरसीज टेरिटोरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। तो क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनको जो है काफ़ी टेरिटोरीज फैली हुई थी वहाँ पर, ब्रिटेन और फ्रांस की, जो 19th सेंचुरी में बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनीज पावर, बेल्जियम और जर्मनी जो है उस समय नई नई कॉलोनी पावर बनी थी। द यूएस आल्सो बिकेम ए कॉलोनी पावर इन द लेट 1890 बाई टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लर हेल्ड बाई स्पेन। उसमें यूएस भी जो है कॉलोनियल पावर बन गया था। कॉलोनियल पावर होती है जो कि दूसरे देश के ऊपर कब्जा कर ले, उनको कॉलोनियल पावर बोलते हैं। तो यूएस ने भी जो लेट 19th सेंचुरी में 1890 में लगभग जो है ये क्या है, कॉलोनियल पावर बन गया था स्पेन के ऊपर कब्जा करके। तो लेट अस लुक एट वन एग्जांपल ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द इकोनॉमिक एंड लिवलीहुड ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो कॉलोनाइज का क्या है, जो कॉलोनाइज्ड पीपल थे जिनके अंदर जिनके ऊपर इन्होंने शासन किया हुआ था, उसका इसके ऊपर क्या गहरा प्रभाव पड़ा है, ये हम देखते हैं। अब हिंदी वालों के लिए मैं समझा देता हूँ आपको पढ़ करके अच्छी तरह से, और समझा देता हूँ हिंदी वालों को भी, ठीक है नहीं। तो क्या है, अब मैं ऊपर से लेता हूँ, ज़रा आप अमेरिका के मानचित्र को देखो, आप पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं। क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और मानो स्केल से खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश वह भी यही था अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतें, यूरोपियन पावर जो थी, बताया था मैंने आप, यूरोपियन ताकतें अपना इलाके को बांटने के लिए प्राय इसी तरह का सहारा लिया था उन्होंने। 1885 में 1885 मैंने आपको बताया अभी, 1885 में क्या हुआ था, यूरोपीय ताकतों ने बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अमेरिका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। अमेरिका का जो नक्शा है इस पर, अफ्रीका के नक्शा पर, ठीक है नहीं। और 19वीं सदी के ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में टेरिटोरीज के अंदर भारी वृद्धि कर ली थी, ठीक है नहीं। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आ गए थे। वहाँ पर बेल्जियम और जर्मनी भी नई औपनिवेशिक ताकतें हो गई थी, वो भी जो है दूसरों पर कब्जा कर रहे थे। और अमेरिका भी जो है बाद में 1890 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक की ताकत बन गया था, समझ गए ने। तो अब जो है आइए देखते हैं कि उपनिवेश से औपनिवेशिक समाजों की अवस्था में रोजी रोटी के साधनों में क्या असर पड़ा। मतलब कहने का मतलब है कि ये उपनिवेश जो कर रहे थे, तो जो लोग कॉलोनिज्म के लोग थे उनकी रोजी रोटी क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखते हैं, ठीक है नहीं। तो इसको आराम से आप लोग समझ लेना, हिंदी इंग्लिश में दोनों। हाँ, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जो चित्र थे, देखो ये जो चित्र था ये आपको उस समय के पशुओं का चित्र है, जब जो जहाज़ों के अंदर बांध करके पशुओं को ले जाते थे, ठीक है नहीं। और बाद में जो है उनको बाद में जो है मीट लोड किया जा रहा है, बाद में काटा हुआ मीट। पहले जो है पशुओं को जहाज में लोड किया जाता था, और जब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई तो मीट को भी काट करके वहाँ पर ले जाने लगा। और ये मैप मैंने आपको बता दिया है कि मैप जो है ये उस समय किस प्रकार से अब बांटा गया था अफ्रीका को, मैप का मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है नहीं। और ये जो आगे जो है इस प्रकार से ये औपनिवेशिक ताकतें दिखाई दे रहे हैं हथियार लेकर के, तो वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये जो औपनिवेशिक ताकतें किस प्रकार से अपना हथियार लेकर के दूसरों पर कब्जा कर रहे हैं वो दिखाया जा रहा है, ठीक है।
अब जो आगे पढ़ते हैं हम, अब इसमें पढ़ते हैं कि भाई हम रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लूग। अब क्या है, एक रिंडरपेस्ट बीमारी थी जो पशुओं के अंदर फैली थी, ठीक है नहीं। रिंडरपेस्ट या मेवेसी प्लेग जिसको हम बोलेंगे, रिंडरपेस्ट थी एक बीमारी, उसका नाम था रिंडरपेस्ट, और वो बीमारी थी पशुओं के अंदर फैल गई। तो उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा और इससे किनको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, ठीक है नहीं। तो देखो अभी इन अफ्रीका इन दी 1819 ए फास्ट स्प्रेडिंग डिसीज ऑफ कैटल प्लेग ऑन रिंडरपेस्ट हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी। अब क्या है, अफ्रीका के लोगों की 1890 के दशक में एक बहुत तेज़ी से फैलने वाली कैटल प्लेग थी, बीमारी थी कैटल प्लेग, जिसका नाम रिंडरपेस्ट था, या उसको रिंडरपेस्ट भी कह सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से फैली वहाँ पर, और इसने वहाँ की आजीविका के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल दिया, और वहाँ की इकोनॉमी के ऊपर, कहाँ की, अफ्रीका की इकोनॉमी और वहाँ की आजीविका के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाल दिया, ठीक है नहीं। अब क्या है, दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज्ड सोसाइटी। और ये जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटी जिनके ऊपर जो है साम्राज्य, मतलब जिनके ऊपर जाकर शासन किया गया था, कॉलोनाइज्ड सोसाइटी उनको बोलते हैं जिनके ऊपर शासन किया गया था, ठीक है नहीं। तो ये जो यूरोपियन पावर थी, इनका जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन कॉलोनाइज्ड सोसाइटी के प्रभाव का। जैसे कि यूरोपीय पावर जो अफ्रीका के अंदर जाकर वहाँ पर कब्जा किया, तो वहाँ पर अफ्रीका के लोगों का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, आप लोग अच्छी तरह समझ लो इसको, ठीक है नहीं। अब क्या है, इट शोज हाउ इन दिस एरा ऑफ कंक्वेस्ट इवन ए डिसीज अफेक्टिंग कैटल reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world। अब हम इसमें समझेंगे किस प्रकार से भाई जो है लोगों को विजय प्राप्त करना और उस बीमारी का प्रभाव पड़ा वहाँ के लोगों के ऊपर, हजारों लोगों की आजीविका के ऊपर, और इस वर्ल्ड से के ऊपर किस प्रकार का जो है उस बीमारी का प्रभाव पड़ा। तो अब इसके अच्छी तरह समझते हैं हम। चलो इसको हिंदी में भी समझा देता हूँ मैं हिंदी वालों के लिए। तो भाई हिंदी वालों के लिए है ये कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा। ये इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और बीजों के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन का भाग्य का बदल के रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को भी नई शक्ल में ढाल दिया गया। ठीक है नहीं। तो ये जो था हिंदी वालों के लिए। अब जो है आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसकी। हिस्ट्रिकली अफ्रीका एंड अबंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन फॉर क्या है हिस्ट्रिकली अफ्रीका एंड अबंडेंट लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। ऐतिहासिक रूप से क्या है अफ्रीका की जो स्मॉल पॉपुलेशन थी वो क्या है उनकी बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर निर्भर करती थी। वहाँ ज़मीन काफ़ी थी और लोग कम थे तो सारे के सारे उसी के ऊपर निर्भर होते थे। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लिवली स्टॉक सस्टेन्ड। बहुत शताब्दियों तक जो है अफ्रीकन लिवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्कड फॉर द वेज। बहुत सी शताब्दियों तक जो अफ्रीका के लोग थे वो ज़मीन के ऊपर निर्भर थे और उनसे उनका सारा का सारा आजीविका चलती थी। वो पैसों के लिए कहीं भी काम नहीं करते थे, तनख्वाह के लिए वो कहीं भी काम नहीं करते थे क्योंकि उनका ज़मीन से ही सारा गुजारा हो जाता था। ज़मीन पर अनाज पैदा हो गया वो खा लिया, ज़मीन से जो है उसको कपड़े वगैरह मिल जाते थे, कॉटन वगैरह, और वहीं से दूध पशुओं का मवेशियों का दूध वगैरह मिल जाता था खाने पीने का। उसी से अपना आपसी लेन देन करके वो अपना काम चला लेते थे, उनको पैसों की ज़रूरतें नहीं पड़ती थी। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका
देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेक्स कुड बाई। अब जो है इन लेट 19th सेंचुरी जो अफ्रीका था, देयर वर ए फ्यू कंज्यूमर्स गुड्स दैट वेक्स कुड बाई। अफ्रीका के अंदर जो कुछ ही वस्तुएं ऐसी थी जो खरीदी या बेची जाती थी, बाकी जो आपस में अपना एग्रीकल्चर के ऊपर ही सारा का सारा काम चल जाता था, ठीक है नहीं। इफ़ यू हैड बीन एन अफ्रीकन possessing land and livestock and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for wage। यदि अगर आप भी जो है उस समय अमेरिका में रह रहे होते तो शायद आप के लिए भी इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही रहना होता और ये आप जो है अच्छी तरह से उसमें वर्क फॉर वेज नहीं करते, ठीक है नहीं। तो इस पर उदाहरण है, तो मैं इसको हिंदी वालों के लिए समझा देता हूँ कि भाई प्राचीन काल से ही अफ्रीका में ज़मीन की भी कोई कमी नहीं रही, मैं बता दिया आपको, ठीक है। अब जो है हिस्टोरिकली प्राचीन काल हो गया, मतलब जमीन आबादी बहुत कम थी, जमीन ज़्यादा थी। सदियों तक अफ्रीकों को क्या है, जिंदगी व कामयाब जमीन फालतू पशुओं के सहारे चलता रहता था उनका वर्क, ठीक है नहीं। अब जो है वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने वाले नहीं का चलन नहीं था। 19वीं शताब्दी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें तनख्वाह से पैसे से खरीदा जा सकता था, ठीक है नहीं। ये मैंने बता दिया आपको, बहुत कम थे उस समय। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास ज़मीन और फालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। तो ये था इसका अर्थ हिंदी और इंग्लिश के लिए। अब जो है मैं आपको अगला पैराग्राफ बता रहा हूँ। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल। तो लेट 19th सेंचुरी के अंदर जो है यूरोपियन लोग जो है वो अट्रैक्टेड हुए अफ्रीका के लिए, कहाँ के, उसके रिसोर्सेज और लैंड मिनरल के कारण। यूरोपियन कम टू अफ्रीका hoping to establish plantation and mines, produce crops and mineral for export to Europe। अब जो है यूरोपियन जो वहाँ पर गए थे हम अफ्रीका के अंदर, ये आशा करके कि वहाँ पर हम प्लांटेशन करेंगे, खेती करेंगे, पौधे लगाएंगे और वहाँ पर माइंस जो है वो निकालें, माइंस के अंदर जो मिनरल्स हैं वो निकालेंगे और वहाँ पर फसल पैदा करेंगे। इस प्रकार के आशा करके वहाँ पर गए थे। बट देर वॉज एन एक्सपर्ट प्रॉब्लम, ए सॉर्ट ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेज। लेकिन उनके सामने समस्या क्या आई कि भाई वहाँ पर काम करने वाले कोई आदमी नहीं मिले, क्योंकि आपको बता दिया ना कि अफ्रीका की जो जनता थी वो अपनी खेती के ऊपर निर्भर थी, अपने पशुओं के ऊपर निर्भर थी, बाकी उनको पैसे की ज़रूरत नहीं थी और वो काम भी नहीं करते थे। तो मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आगे चल करके आपके पास में पूरे के पूरे चैप्टर, पूरे के पूरे लेसन आपको टॉपिक मिल जाएं। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपके किसी दिन मैं आपके पास नहीं भेजना पाऊँ, अभी तो मैं भेज रहा हूँ, लेकिन नहीं भेज सकूँगा तो आपको जो है अपने आप इसका नोटिस मिल जाएगा और आप जो इसको सर्च करके लिख सकते हैं। तो इसको आज ही बच्चे सब्सक्राइब कर लें और आज इसको लाइक करें और शेयर करें। तो मैं आपको हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, इसका अर्थ है कि भाई 19वीं सदी के आखिर यूरोपीय ताकतें जो थी अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों में के अंदर से जो निकालने के लिए दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। मतलब कहने का मतलब है कि यूरोपीय लोग वहाँ चाहते थे भाई खेती करना, वहाँ पर प्लांटेशन करना और वहाँ से जो खदान है उनसे सामान निकालना, यूरोप भेजना। लेकिन वहाँ एक समस्या पेश आ गई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। तो ये मैं आपको हिंदी वालों के लिए बता दिया, ठीक है ना। अब आगे है एम्प्लॉयर्स यूज्ड मनी मेथड टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर्स। अब जो है वहाँ पर जो काम करवाने वाले थे यूरोपीय शक्तियाँ अफ्रीका में जाके, उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए कि किसी प्रकार से लेबर को इकट्ठा करने के लिए, रिक्रूट एंड रिटेन लेबर को इकट्ठा करना और भर्ती करने के लिए
हैवी टैक्सीज वर इम्पोज। अब उन्होंने क्या किया कि सोचा कि भाई इनको पैसे की ज़रूरत तो है नहीं और ये काम करेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए तो पैसे से ही होगा ना। तो हैवी टैक्सीज वर इम्पोज, टैक्स लगा दिए, विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेज ऑन प्लांटेशन एंड माइंस। और वो टैक्स केवल पेड किए जा सकते थे प्लांटेशन के अंदर, खेतों में काम कर करके, और माइंस के अंदर काम करके या आपके टैक्स पेड होंगे, अन्यथा आपकी टैक्स पेमेंट नहीं होगी। तो इस प्रकार के उन्होंने हथकंडे अपनाए यूरोपीय शक्तियों ने। इनहेरिटेंस लॉ वर चेंज्ड, और वहाँ पर कानून भी चेंज किए गए, कानून में भी उन्होंने क्या किया, बदलाव कर दिया। लॉ वर चेंज्ड, पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड, क्या है, उन्होंने कानून बदली कर दिया और किसानों को अपनी भूमि से निरस्त कर दिया। कैसे निरस्त कर दिया उन्होंने, किस प्रकार के कानून के द्वारा निरस्त किया उन्होंने कर दिया कि भाई ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट एंड लैंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट में माइन वर्कर्स। हाँ, तो क्या हुआ भाई, जो है उन्होंने कानून ये बना दिया यूरोपीय शक्तियों ने वहाँ पर कि भाई जो है, जो ज़मीन होगी वो जब उस ज़मीन का मालिक मर जाएगा, घर का पूर्वज, तो वो एक अगले जो नेक्स्ट होगी वो किसी एक ही मेंबर के नाम पर होगी, मतलब एक ही सदस्य के नाम पर होगी, और बाकी जो सदस्य हैं वो ज़मीन का हिस्सा नहीं होगा। और उनको धकेल दिया कहाँ पर, काम करने के लिए, इनहेरिट मजदूर बनाने के लिए लैंड के, और रिजल्ट उनको कर दिया कि भाई फैमिली जो वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड एज ए रिजल्ट, क्या एक मेंबर को होगी, वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड, जो इनहेरिट जो वंशवादी लैंड थी वो एक सदस्य को मिलेगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द अदर वर पुश देम इनटू द लेबर मार्केट, और बाकी को जो है मार्केट में काम करने, लेबर के रूप में काम करना पड़ेगा। माइन वर्कर्स वर आल्सो कन्फाइंड इन कंपाउंड एंड नॉट अलाउड टू मूव अबाउट फ्रीली, और जो माइंस वर्कर थे, खादान के जो वर्कर थे, उनको जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया एक जगह ला करके, और उनको फ्री घूमने के लिए, जाने के लिए स्वतंत्रता उनकी खत्म कर दी गई कि भाई आप लोग है जाओगे नहीं, अभी जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं ना, उस प्रकार से उनको वहाँ पर कर दिया गया। ठीक है नहीं, तो अब जो है मैं आपको समझा रहा हूँ उसको। क्या मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके जाने के लिए मालिकों ने बहुत ही सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी बख्श टैक्स लगाए गए, मैंने बताया था आपको, अभी पढ़ाया था, लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब जो है वो खादानों के अंदर और बागानों के अंदर काम करेंगे। काश्तकारों को भी उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून के में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये मैंने आपको इंग्लिश में पढ़ा दिया है, हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है नहीं। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान कर्मियों को बाड़ों के अंदर बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा दी गई। ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब जो है आगे है देन केम रिडन प्रेस्ट ए डिसएडवांटेज कैटल डिसीज। अब उसी समय क्या हो गया, एक जो है रिडन प्रेस्ट जो कैटल डिसीज थी वो फैल गई यूरोप, पूरे अफ्रीका के अंदर। और उससे क्या हुआ, रिडन प्रेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। जो 1880s के जो आखिर के दशक में जो है रिडन बीमारी फैली थी वहाँ पर। इट वाज अराइव्ड बाय द इनफैक्ट कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर इनवेडिंग एराइट्रा इन फास्ट ईस्ट अफ्रीका। अब क्या है, ये जो इटालियन सैनिकों के लिए जो वहाँ पर भोजन के लिए जो कैटल लाए गए थे वो क्या थे, इन्फेक्टेड थे। इन्फेक्टेड मतलब उनके अंदर पहले ही बीमारी फैली हुई थी। तो ये जो है ब्रिटिश से लाए गए थे, ये ब्रिटिश एशिया से,
और किसके लिए लाए गए थे? फीड द इटालियन सोल्जर, इटालियन सोल्जर को भोजन कराने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए, मीट खिलाने के लिए पशुओं को लाया गया था वहाँ पर, क्योंकि पशु पहले जिंदे लाते थे ना, तो वो लाया गया था। तो उनके कारण से जो है ये जो बीमारी वहाँ पर ईस्ट अफ्रीका में फैल गई। इंटरिंग अफ्रीका इन द का ईस्ट डिडंट रैप मूड वेस्ट लाइक फॉरेस्ट फायर रीचिंग अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट इन 1892। और ये जो है ईस्ट अफ्रीका से फैल करके ये वेस्ट अफ्रीका में गई और पूरे के पूरे अफ्रीकन अटलांटिक कोस्ट को 1892 तक उसने क्या कर लिया? अफ्रीका का जो पूरा का महाद्वीप था उसको घेर लिया इस बीमारी ने, पशुओं की बीमारी ने। सब पशुओं में जो है बीमारी फैल गई वहाँ पर। इट रीच द केप अफ्रीका सदरमोस्ट टिप 5 years लेटर। और ये अफ्रीका के कैप के सदरमोस्ट टिप में 5 साल बाद पहुंची है। अलोंग द वे रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। और इस बीमारी से 90% जो पशु थे वो क्या हो गया? मर गए। समझ गए ना आपको भाई? कहने का मतलब ये है कि भाई रिंडरपेस्ट बीमारी फैली, ये किस लिए आई थी? अफ्रीका में फैली, 1880 से 10 में फैली। ये आई थी किसके अनुसार से? जो वहाँ पर इन्फेक्टेड जो है पशु लाए गए थे। किसके लिए लाए गए थे? ये ब्रिटेन से लाए गए थे। और किसके लिए लाए गए थे? इटालियन सोल्जर के खाने के लिए लाए गए थे। और वहाँ पर बीमारी फैली, उससे क्या है ये पूरे अफ्रीका में फैल गई, पश्चिमी पूर्वी अफ्रीका के अंदर। और लास्ट तक 1892 तक ये बीमारी पूरे अफ्रीका साउदर्न टिप में फैल गई। और इसके कारण जो है 90% जो है पशु जो है मर गए। ठीक है नहीं? अब मैं जो है हिंदी वालों के लिए भी समझा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से जो है वहाँ पर पशु मरे। तो बोलता है कि भाई जो है अफ्रीका में रिडंडेंट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूरी अफ्रीका में एरिस्ट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश अधिपत्य वाले एशियाई देशों में आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वालों में ये बीमारी जंगल की आग की तरह अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। और 1892 में यह अफ्रीका के अंटार्कटिक तट तक पहुँची गई थी। 5 साल के बाद केप अफ्रीका तक दक्षिणी हिस्सा तक भी पहुँच गई ये बीमारी। और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। मतलब उनको 90% पशु जो वहाँ पर मारे गए। ठीक है नहीं? अब जाओ क्या हुआ इससे? द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। अब ये जो लॉस ऑफ कैटल था भाई, पशुओं का मरा जाना, ये अमेरिकियों के लिए उनके जो आजीविका थी उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है? प्लांटर्स, माइन ओनर्स and colonized government now successfully monopolized what scarce cattle resource remained to strengthen their power and to force African into the labor market। अब क्या हुआ कि भाई जो बीमारी फैल गई तो इससे क्या है, अमेरिकन लोगों को क्या हुआ, अब वो माइंस के अंदर और उनके अंदर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके अधीन काम करना पड़ गया और उनको फ़ायदा हो गया। वो सक्सेसफुली जो है इनके ऊपर मोनोपोली करने लगे और अपने ज़बरदस्ती से काम कराने लगे, क्योंकि उनके पास वो आजीविका नहीं रही। जब उनके पशु मर गए तो वो खेती कैसे करेंगे? तो उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। और इससे ये इन सरकारों को जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनको फ़ायदा हो गया और ये लोग उनके नीचे काम करने लग गए। और इस प्रकार से वो जो है अफ्रीकन लोगों से कोई बीमारी ने ज़बरदस्त जो है इन कॉलोनीज ने अपने लेबर मार्केट में धकेल दिया। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्स ऑफ द कैटल एनेबल्ड। और जो बाकी वो बचे हुए कैटल थे, ये जो बाकी बचे हुए कैटल था ना, उनको भी क्या उन्होंने अपने अंदर में ले लिया उन्होंने। ठीक है नहीं? कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल एनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनीज टू कंकर एंड सबल अफ्रीका। और इस प्रकार से जो है उन्होंने सारे के सारे कैटलों को अपने ऊपर लेकर के, रिसोर्स को अपने ऊपर लेकर के और वहाँ पर विजय प्राप्त की अफ्रीका के लेबर के ऊपर। सिमिलर स्टोरीज कैन बी टोल्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कंक्वेस्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। और इसी प्रकार की कहानी जो है 19th सेंचुरी में जो दूसरी वेस्टर्न पावर थी, विजेता थे, उनकी भी इसी प्रकार की कहानी है।
तो इसी प्रकार से दूसरे में भी हुए हैं। तो मैं हिंदी वालों के लिए बताता हूँ। अभी पशुओं को ख़त्म हो जाने से तो अफ्रीकाओं को रोजी रोटी के साधन भी खत्म हो गए। अपनी सत्ता को मजबूत करने तथा अफ्रीकाओं को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों और उपनिवेशक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकों को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ में लग गया और 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों की ऐसी और भी कहानियाँ देखी जा सकती हैं। तो ये आज तक का इस वीडियो में था। कल मैं आपको भेजूंगा वीडियो 2.4 इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से किस प्रकार से इंडेंचर्ड लेबर जो है माइग्रेशन करके गई। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके इसमें बाद में काम आएगा ये, ठीक है नहीं। तो ये आपको तो ये जो चित्र दिखा रहे हैं ये क्या है, ये कोलैंड गवर्नमेंट के हैं। जो देखो ये जो है उसमें लेके खड़े हुए हैं सैनिक, और ये इनसे काम करवा रहे हैं। इस प्रकार से जो चित्र है इसमें, ठीक है नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही है, बाकी कल भेजूंगा मैं।